हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 123। इससे पहले इस कहानी के 129 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। अवनी नील को ही देखती रहती है। कितना सादा था नील। अवनी के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। कहीं ना कहीं उसे भी खुद पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। तो वहीं नील भी अपना काम कर रहा था। उसने जैसे ही नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो एकदम से मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। अब देखते हैं आगे। अवनी बोलती है कि अरे, मेरे पति देव किसान बनकर खेत में काम कर रहे हो तो फिर मैं भी तो उनके लिए खाना लेकर आ सकती हूँ। नील बोलता है कि क्या लेकर आई हो खाने में? अवनी ने कहा कि पता नहीं, दादी ने पैक किया था। चलो ना, बैठकर खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। थोड़ी देर में सभी लोग पेड़ की छाव में बैठकर खाना खाने लगे थे। अवनी के लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था। उसकी आंखें तो बस नील से हट ही नहीं रही थी। नील भी मुस्कुराकर बोलता है कि दादी, मुझे लगता है कि कोई ना मुझे नज़र लगाकर ही छोड़ेगा। दादी बोलती हैं कि जब मैंने तेरे दादाजी को पहली बार खेत में काम करते हुए देखा था ना, तो फिर मैंने भी तेरे दादाजी को नज़र लगा दी थी। विजय भी हंसकर बोलते हैं कि बस बस, बच्चों के सामने कैसी बातें लेकर बैठ गई हो तुम भी चांद। नील भी थोड़ी देर बाद खाना खा लेता है और फिर उठकर बोलता है कि चलो अवनी, तुम्हें अपने खेत को दिखा देता हूँ। अवनी ने भी हल्के से मुस्कुराकर नील की तरफ देखा और अपने हाथ को उसके हाथ पर रखा और फिर उठ गई। नील भी अवनी को लेकर दूसरी तरफ चला गया और फिर उसे अपने खेत को दिखाने लगता है। जैसे ही नील ने देखा कि दादा दादी उसे देख नहीं रहे हैं तो नील ने भी अब अवनी की कमर पर अपना हाथ डालकर उसे खुद से सटाते हुए कहा कि तो बीवी, कैसी गुजरी रात? अवनी के चेहरे पर भी थोड़ी सी शर्म आ गई थी और थोड़ी थोड़ी सी मुस्कुराहट भी। उसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था नील के साथ। उसने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नील ने भी अवनी के गाल पर छोटे से किस करके कहा कि बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। अवनी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर नील भी अवनी को दूसरी तरफ ले जाता हुआ बोलता है कि ये देखो, ये है हमारे खेतों का आखिरी छोर। अवनी बोलती है कि अच्छा, बहुत सारे खेत हैं ना आप लोगों के? नील बोलता है कि हाँ, वो पेड़ देख रही हो ना, बरगद का पेड़ है। उस पेड़ से लेकर और उस रोड तक हमारे ही खेत हैं। और फिर दादा दादी कुछ नौकरों के साथ मिलकर अकेले ही सारे खेतों को संभालते भी हैं। और तभी एक लड़की नील की ओर जोर से भागते हुए चिल्लाते हुए आ रही थी। नील बहुत ही हैरानी से इस लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की भी जल्दी से नील के पास आ गई थी और फिर उसके पीछे छुपते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। नील और अवनी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और तभी कुछ गुंडे नील के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नील बोलता है कि कौन हो तुम लोग और क्यों इस लड़की को परेशान कर रहे हो? क्यों इसे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो तुम लोग? वो आदमी भी अकड़ के साथ बोलता है कि आगे से हटो, ये लड़की हमें चाहिए। नील बोलता है कि तुम इसके क्या लगते हो? वो आदमी बोलता है कि तुम्हें इससे मतलब पीटना नहीं चाहते हो तो आगे से हट जाओ चुपचाप से। नील को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने भी अपने कुर्ते की बाजुओं को फोल्ड किया और तभी एक आदमी ने उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे उठाया तो नील ने भी उसका हाथ वहीं हवा में ही पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जोर से उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। वो आदमी भी धड़ाम से खेत पर ही गिर पड़ता है। तो वहीं वो लड़की जो एकदम से डर कर अवनी के गले लग गई थी, अवनी भी उस लड़की को देखकर उसे प्यार से संभाल रही थी। फिर वो जोर से चिल्लाती है, दादाजी दादाजी, देखिए कौन है जो हमारे खेत में आ गया है, जल्दी से आइए। विजय जी और चांदनी जी भी जल्दी से उन लोगों के पास आ जाते हैं। तो नील भी अब उन लोगों को बहुत ही जोर से और बुरी तरीके से मार रहा था। विजय जी ने भी उन लोगों को देखा तो चिल्लाते हुए कहा कि यहाँ से जाओ या फिर मर कर जाओगे। वो आदमी भी एकदम से बोलता है कि प्रताप साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। विजय जी ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि पंचायत में बात करेंगे, जाओ यहाँ से चुपचाप से। वो आदमी भी थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि जिस लड़की को बचा रहे हो ना प्रताप साहब, उस लड़की को तो पंचायत
पंचायत में हमें देना ही पड़ेगा अब आपको। दादाजी ने भी बहुत ही गुस्से से उस आदमी की तरफ घूर कर देखा और फिर उस लड़की की तरफ देखा जो कि बुरी तरीके से अभी कांप रही थी, और फिर उस आदमी की तरफ देखकर गुस्से से कहा कि जाओ यहाँ से, पंचायत में बात होगी अब। वो आदमी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया था। उनके जाते ही नील बोलता है कि कौन थे ये बदतमीज आदमी और क्यों इस लड़की को परेशान कर रहे थे दादाजी। तो दादाजी ने भी हल्का सा नील के गाल पर थप्पड़ मारकर कहा कि आते ही खुरापात शुरू कर दी तुम लोगों ने, क्या जरूरत थी आदमियों पर हाथ उठाने की, किसने कहा था तुम्हें उसे मारने के लिए। नील बोलता है कि मैंने नहीं उठाया था हाथ, पूछ लो आप अवनी से, तो वही मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। और एक बात बताओ दादाजी, आपके होते हुए इस गांव में ये हो क्या रहा है, क्यों एक लड़की को परेशान किया जा रहा है, कौन है ये लड़की और कौन थे वो आदमी। सब ने उस लड़की की तरफ देखा तो दादी ने कहा कि बेटा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है कि जी गंगा। दादी ने पूछा किसकी बेटी हो तुम। गंगा बोलती है कि जी रामनाथ की बेटी हूँ। दादाजी ने भी अब उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम रामनाथ की बेटी हो। गंगा ने भी मासूमियत से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। दादाजी ने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। गंगा बोलती है कि मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे अभी पढ़ना है। दादाजी बोलते हैं कि तुम हमारे साथ हवेली चलो, पंचायत में अब बात होगी। तो वहीं दूसरी तरफ शुभ ने भी बाइक दिशा के कॉलेज के बाहर आकर रोकी थी। वो आज दिशा को लेने के लिए आया था। दिशा कॉलेज से बाहर निकलती है तो उसने शुभ की तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोलती है कि आज आप मुझे लेने के लिए आए हो, अंकल लेने के लिए नहीं आए हैं क्या। तो शुभ बहुत ही प्यार से बोलता है कि आज अंकल ने मुझे आने के लिए कहा था, अब जल्दी से बैठो बाइक पर। दिशा भी शुभ की बाइक पर आराम से बैठ गई और फिर शुभ के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। शुभ ने थोड़ी देर के बाद बाइक एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर आकर रोकी। दिशा और शुभ दोनों ही अब रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। शुभ बोलता है कि क्या खाओगी तुम। दिशा बोलती है कि अरे मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आंटी को पता चलेगा कि बाहर से खाकर आई हूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगी, तुम खा लो, मुझे नहीं खाना। शुभ बोलता है कि अकेले थोड़ी ना खाऊंगा मैं। दिशा बोलती है कि तो ठीक है, एक पिज़्ज़ा मंगा लो। थोड़ी देर में वहाँ पर पिज़्ज़ा आ गया था और फिर शुभ ने पिज़्ज़ा का स्लाइस उठाया और फिर मुंह के अंदर डाला ही था कि तभी दिशा बोलती है कि तुम मुझे अपने पापा से कब मिलवा रहे हो। शुभ को तो अब एकदम से खांसी आ गई थी दिशा की बात सुनकर। दिशा ने जल्दी से पानी का ग्लास उठाया और फिर शुभ की तरफ बढ़ा दिया। शुभ बोलता है कि तुम्हें पापा से क्यों मिलना है। दिशा बोलती है कि बस मिलवा दो ना प्लीज़, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पापा की नाराज़गी को दूर कर दूंगी। शुभ भी अब अपने मन में सोचने लगा था कि वो दिशा को लेने ही क्यों आया था। तो शुभ ने भी जैसे तैसे बात को संभाला और फिर जल्दी से पिज़्ज़ा खाकर बोलता है कि हाँ बस मिलवा दूंगा, अब घर चलें। तो दिशा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शुभ दिशा को लेकर घर आ जाता है और फिर खुद अपने कमरे में जाकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा था। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोल रहा था कि यार ये मैंने क्या कर दिया है, ऐसे ही झूठ झूठ में इतना झूठ क्यों बोल दिया मैंने। अब इसे कैसे समझाऊं कि मेरे बाप को अगर पता चल गया कि मेरा कोई बाप नहीं है तो फिर मेरा बाप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारेगा, और अगर मैं इससे बात करता हूँ, इसके साथ वक्त बिताता हूँ तो फिर ये तो बस मेरे बाप के बीच में ही ले आती है, मेरे बाप के बारे में ही पूछने लगती है। हे भगवान, मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँ। और तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो शुभ ने भी अब अपना फ़ोन देखा तो वो शोभित का फ़ोन आ रहा था। शोभित बोलता है कि यार कुछ सोचा है आगे क्या करना है, कैसे ढूंढेंगे गीतांजलि मम्मी को। शुभ बोलता है कि यार पहले तो पता लगाना पड़ेगा ना कि अंकल आंटी कहाँ पर मिले थे और कौन से कॉलेज में पढ़ते थे। शोभित बोलता है कि यार और ये सब कुछ कैसे पता लगाएंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो शुभ ने भी कुछ सोचकर कहा कि मेरे पापा से। शोभित बोलता है कि तेरे पापा हमें कुछ भी नहीं बताने वाले, समझा तू। शुभ बोलता है कि क्यों नहीं बताएंगे, मेरे पापा को ही किडनैप कर लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ गांव में पंचायत लगी हुई थी। एक तरफ विजय जी नील के साथ खड़े हुए थे और दूसरी तरफ गंगा अपने पिता के साथ खड़ी हुई थी। विजय जी बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी की उम्र 16 साल की भी नहीं है और तुम अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती करने लगे, थोड़ी बहुत शर्म है भी तुम्हारे अंदर या फिर नहीं। गंगा का पिता रामनाथ भी थोड़ा सा रोती हुई आवाज़ में बोलता है कि दादाजी अच्छा लड़का मिल गया है, इसीलिए शादी जल्दी करना चाहता हूँ। तो नील ने भी दादाजी की तरफ देखकर कहा कि आप इसके भी दादाजी हो क्या। तो दादाजी ने भी नील की तरफ घूर कर देखा और फिर उसे चुप रहने का इशारा किया।
तो दादाजी बोलते हैं कि रामनाथ, थोड़ा तो सोच लिया करो, तेरी बेटी सिर्फ अभी 16 साल की है और अभी तो वो स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई है और तू उसकी शादी अभी से ही करवाना चाहता है। रामनाथ बोलता है कि दादाजी, आप तो जानते ही हो ना कितना ज़्यादा गरीब हूँ मैं, और फिर ये लड़का अच्छा मिल गया मुझे, शहर में किसी बड़ी कंपनी में काम करता है, तो सोचा अपनी बेटी की शादी कर दूँ इस लड़के से। रामनाथ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नील बोलता है कि अरे, बड़ी कंपनी में काम करता है तो फिर क्या बच्चे की शादी कर दोगे तुम? अरे काका, कैसे समझाऊं मैं आपको, अभी तो कम से कम 5 साल इसकी शादी मत करना आप। सोमनाथ अभी कुछ कह पाता, इतने में ही एक कड़कड़ाती हुई आवाज़ जोर से आती है कि क्या हुआ है रामनाथ? विजय प्रताप सिंह फिर से हमारे गांव के मामले में बीच में बोलने लगा क्या? तो नील ने भी नज़र उठाकर देखा तो एक 50 साल का हट्टा कट्टा आदमी उनकी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। उसने भी सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और मूंछों को ताव दे रहा था। विजय ने भी उस आदमी की तरफ देखा और बोला कि बलवंत राय, गंगा अभी बच्ची है। बलवंत राय ने गंगा की ओर देखा और रामनाथ से कहा कि अरे रामनाथ, बिटिया तो जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना ही अच्छा है। क्यों प्रताप साहब, सही कह रहा हूँ ना मैं? आपकी शादी भी तो 21 साल में हो गई थी और हमारी भाभी भी तो 17 साल की थी। नील गुस्से में बलवंत राय की तरफ देख रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये वही बलवंत राय है जिसका अवनी के किडनैपिंग में हाथ था। नील कुछ कहता उससे पहले ही विजय ने नील का हाथ पर हाथ रख दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। तो विजय ने भी रामनाथ की तरफ देखकर कहा कि तुझे पैसे की परेशानी है ना, तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, लेकिन इसकी शादी अभी मत कर। सही कहा है नील ने, कम से कम 5 साल शादी मत करना इसकी। इतना कहकर दादाजी ने भी अपने पीछे खड़े हुए एक आदमी की तरफ देखा जो कि दादाजी के लिए काम करता था। उस आदमी ने अपने कंधे से बैग में से एक नोटों की गड्डी निकालकर विजय जी के हाथ में रख दी। तो विजय जी ने भी वो पैसे रामनाथ के हाथ पे रखते हुए कहा कि ये लो, अगर तुम्हारा कर्ज है तो फिर उसे उतार लेना, लेकिन बेटी को ज़रूर पढ़ाना। अगर मैंने सुन लिया कि तूने गंगा की शादी कर दी है तो फिर तू जानता है मैं कैसा हूँ। रामनाथ की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। वो पैसों की तरफ देख रहा था जिससे उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती। रामनाथ हाथ जोड़कर बोलता है कि दादाजी, आपको कैसे पता है कि मैं पैसों से तंग हूँ? विजय जी ने बलवंत राय की तरफ देखा और फिर रामनाथ की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, कौन तुम्हारे दिमाग में क्या भरता है। तो बस अपनी बेटी को पढ़ा और उसे शादी के लिए मजबूर मत कर। रामनाथ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपनी बेटी गंगा को लेकर वहां से चला गया। गंगा ने पलटकर एक बार नील को देखा और फिर मुस्कुराकर बाय कहा। नील ने भी हल्के से मुस्कुराकर बाय कह दिया और बालवंत राय विजय जी को तरफ देख रहा था। विजय जी ने नील की बाजू पकड़ी और उसे लेकर गाड़ी के पास आ गया। उन्होंने नील को गाड़ी में बैठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गए और दोनों ही वहां से चले गए थे। जैसे ही दोनों हवेली पहुंचते हैं तो दादाजी ने नील की बाजू पकड़कर गाड़ी से उतारा और फिर उसे लेकर हॉल में आ गए और फिर हल्के से गुस्से में बोले कि तुम यहाँ पर नहीं रहोगे अब, अवनी को लो और चले जाओ यहाँ से। तुम्हें आने के लिए किसने कहा था? किससे पूछकर आए हो तुम यहाँ पर? मिलना था ना तो फिर अब मिल लिए है, अब जाओ यहाँ से तुम। इतना कहकर उन्होंने भी चांदनी की तरफ देखा जो कि अभी अभी किचन से बाहर आई थी। चांदनी ने भी दादाजी की तरफ देखकर कहा कि संजय के पिताजी, क्या हुआ है? बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। विजय जी गुस्से में बोलते उससे पहले ही नील ने कहा कि हुआ क्या है? हम लोग पंचायत गए थे, वहाँ पर मुझे बलवंत राय दिख गया था और जब बलवंत राय मुझे देख रहा था ना, तब दादाजी को ज़्यादा ही बेचैनी हो गई थी। चांदनी ने विजय की ओर देखा और फिर विजय बोलते हैं कि चांदनी, बस बहुत हुआ, अपने पोते से कहो कि अवनी को लेकर चला जाए और जो देना है दे दो इसे। इतना कहकर दादाजी भी अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। नील हैरानी से अपने दादा दादी को देख रहा था। तभी अवनी आई और बोली कि अचानक से दादा दादी को क्या हो गया है? तो नील बोलता है कि अचानक से तो कुछ भी नहीं हुआ है, हुआ तो बहुत पहले से ही है, बस अचानक से जो हुआ है वो बाहर आ रहा है धीरे धीरे। अगले ही पल नील भी चिल्लाता हुआ बोलता है कि अगर आप दोनों को लगता है कि मुझसे छुपा लोगे तो फिर नहीं छुपा पाओगे। तो वहीं दूसरी तरफ शुभ ने बाइक प्रताप इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। निहाल बाइक से उतरा और फिर शुभ बाइक से उतरने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र सामने खड़े अपने पापा पर जाती है और शुभ की सिट्टी पिट्टी तो गुम हो गई थी। वहीं निहाल, वो भी एक चक्कर एकदम से काट गया था, जैसे छुपने की जगह ढूंढ रहा हो। संजय दोनों के पास आया और बोला कि तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? दोनों ने ही नो में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संजय ने उन्हें आंखें दिखाई तो दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो कि हाँ, शर्म तो बहुत आती है। संजय बोलता है कि नहीं आती है। नील अपने दादाजी के पास गया है, रुद्र इंडिया से बाहर गया है और तुम दोनों 12 बजे ऑफिस आ रहे हो। तभी शुभ ने भी जल्दी से टाइम देखा और बोला
कि नहीं पापा, अभी 5 मिनट बाकी हैं 12 बजने में। संजय ने गुस्से में शुभ की तरफ घूर के देखा और बोला कि शुभ, तू ना मुझसे किसी दिन बहुत ज़्यादा पिटेगा। निहाल कुछ काम कर लेता है लेकिन तू तो निहाल को भी काम नहीं करने देता है। शुभ ने भी निहाल की तरफ घूर कर देखा और कहा कि भाई, मैंने तुझे कभी मना किया है क्या काम करने से? मैंने कभी भी तेरा हाथ पकड़ा है क्या कि तू काम मत कर? कभी तुझे ऑफिस आने से मना किया है क्या? पापा, कुछ भी बोलते हो आप। संजय एक कदम शुभ की तरफ बढ़ा तो शुभ ने भी अपनी बाइक थोड़ी सी पीछे कर ली और फिर संजय ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और फिर निहाल की तरफ देखकर बोलता है कि तुम जाओ नील के कैबिन में और हाँ, भाटी वाले प्रोजेक्ट का पेपर वर्क सारा कंप्लीट कर दो। गलती हो गई ना तो फिर मुर्गा बनाकर सबके सामने मारूंगा। निहाल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शुभ बोलता है कि मैं भी चलता हूँ। संजय बोलता है कि जी नहीं, तुम मेरे साथ फैक्ट्री चलोगे। इतना कहकर संजय शुभ को बाइक के पीछे आकर बैठ गया और शुभ की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसने हल्की सी गर्दन घुमाकर निहाल की तरफ देखा। निहाल को तो एकदम से हंसी आ गई। संजय ने भी शुभ के पीछे कमर पर मारते हुए कहा कि वो तुम्हें बचाने वाला नहीं है, इसीलिए चुपचाप से चलो। शुभ ने भी अपनी बाइक जैसे तैसे स्टार्ट कर दी और फिर बहुत ही आराम से बाइक को चला रहा था। संजय बोलता है कि अच्छा, तो बहुत तमीज़ से बाइक चला रहा है तू आजकल, क्या बात है, सीख गया है क्या बाइक चलाना? वरना तो इस बाइक का तो तू जहाज ही बना देता है। शुभ बोलता है कि नहीं पापा, आपको गलतफहमी हो गई है। मैं अपने भाई को बहुत ही प्यार करता हूँ ना, बहुत ही आराम से चलाता हूँ मैं अब बाइक को। इतना कहकर उसने भी फैक्ट्री के बाहर बाइक आकर रोक दी और संजय और शुभ दोनों ही अब बाइक से नीचे उतर जाते हैं। संजय भी आगे चल रहा था और शुभ जो कि उसके पीछे पीछे चल रहा था। शुभ बोलता है कि पापा, फैक्ट्री में क्यों आए हो आप? संजय ने कहा कि मैंने एक मशीन रूस से इम्पोर्टेंट मंगवाई थी और फिर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, उसे ही देखने के लिए आया हूँ। शुभ ने बहुत ही प्यार से पूछा कि अच्छा, और पापा मैं क्यों आया हूँ? संजय बोलता है कि तुझे मैं जानबूझकर लेकर आया हूँ ताकि तुझे पता चले कि तेरे पापा कितना ज़्यादा काम करते हैं, समझा तू? शुभ बोलता है कि अरे पापा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो। संजय ने अपने बेटे की बात को इग्नोर किया और फिर एक मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया। संजय भी उस मशीन की तरफ देख रहा था और कुछ इंजीनियर्स भी वहाँ पर आए थे। संजय ने उन इंजीनियर्स की तरफ देखा और फिर मशीन के बारे में कुछ समझाया। वो इंजीनियर भी मशीन को देखने लगते हैं लेकिन उनसे मशीन ठीक नहीं हो रही थी। आखिरकार संजय ने भी एक बड़ा सा पेंचकस उठाया और फिर मशीन पर इंजीनियर के साथ काम करने लगता है। आधे घंटे में ही मशीन पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वो पहले की तरह चलने लगी थी। शुभ भी अपने पापा की तरफ ही देखे जा रहा था। बेशक से शुभ कितना भी मजाक करता हो, कितना ही शरारती हो, लेकिन अपने पापा के दिल से बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था। ये अलग बात थी कि उसने दिशा से बहुत ही लंबा चौड़ा झूठ बोल दिया था और वो लंबा झूठ कहाँ तक जाता ये तो उसे भी खुद नहीं पता था। लेकिन अपने पापा को देखकर वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। सच में उसके पापा बहुत ज़्यादा अच्छे थे। संजय भी अपनी कमीज़ की बाजू फोल्ड करता हुआ शुभ के पास आया और फिर बोला कि चले, तो शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। संजय ने हल्का सा चांटा शुभ के गाल पर मारा और बोला कि दांत क्यों फाड़ रहा है तू? शुभ ने कहा कि पापा, सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। संजय के चेहरे पर ना के बराबर मुस्कुराहट आ गई थी। उसका कोई बेटा इतना शरारती नहीं था जितना कि शुभ था। संजय भी बिना रिएक्ट किए ही आगे आगे चलने लगा तो शुभ भी उसके पीछे पीछे चलता हुआ बोलता है कि क्या बात है पापा, आप तो अपनी बहू की तरह शर्माने भी लगे हो। अब तो संजय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। सिचुएशन ऐसी थी कि वो भी शुभ को डांट भी नहीं सकता था और कुछ बोल भी नहीं सकता था। लेकिन तभी संजय एक दरवाजे से गुजरा और उसकी कमीज उस दरवाजे में आकर अटक कर थोड़ी सी फट गई थी। शुभ जल्दी से आगे आया और बोला कि पापा, आपको चोट तो नहीं लगी है ना? और बोला कि ये तो फट गई है पापा, आप क्या करें? तो शुभ ने कहा कि पापा, ये गंदी भी हो गई है ना, तो एकदम से सब्जी बेचने वाले लग रहे हो आप। ये कहकर शुभ जोर जोर से हंसने लगा था क्योंकि उसे वो बात एकदम से याद आ गई थी जब उसने दिशा से कहा था कि उसके पापा सब्जी बेचते हैं और वो एक सब्जी बेचने वाले का बेटा है। संजय ने भी शुभ की बाजू पर हल्के से मारकर कहा कि फिर से दांत फाड़ने लगा तू, चल चलते हैं अब। शुभ और संजय दोनों ही बाहर आ गए थे और संजय की कमीज सच में बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी और फट भी गई थी। शुभ भी बाइक को चला रहा था और संजय पीछे बैठा हुआ था और तभी संजय ने सड़क पर एक सब्जी वाले को देखा। संजय बोलता है कि शुभ, बाइक रोक। शुभ ने कहा कि क्यों? संजय बोलता है कि अरे सब्जी खरीदनी है ना। अब तो शुभ को और भी ज़्यादा हंसी आने लगी थी। वो बोलता है कि क्यों, माँ ने कहा है क्या सब्जी खरीदने के लिए? तो संजय ने कहा कि नहीं, पर तेरी माँ ना रोज़ ही टिंडे और भिंडी बनाकर रख देती है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और सबसे कहती है कि यही खाओ।
आज शिमला मिर्च लेकर जाऊंगा, भरवा शिमला मिर्च बनवाऊंगा तेरी माँ से, कढ़ाई में बनाएगी ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये कढ़ाई वाली सब्जी। और हाँ, वो सब्जियां देखने लगता है। इतना कहकर तो शुभ भी अपने पापा के साथ आकर खड़ा हो गया था और सब्जियों को देख रहा था। और तभी नव्या और दिशा भी स्कूटी से वहां से गुजर रही थी। नव्या का तो ध्यान अभी नहीं था, लेकिन दिशा की नज़र अचानक से शुभ पर पड़ गई थी। उसने भी संजय को देख लिया था और वो खुद से बोलती है कि अरे, ये तो अंकल ही है ना। अगले ही पल उसने भी फ़ोन अपना निकाला और फिर शुभ को मैसेज करने लगती है। शुभ ने भी अपना फ़ोन चेक किया और फिर उसमें लिखा हुआ था कि तुम अंकल के साथ सब्जी खरीद रहे हो क्या। तो शुभ बोलता है कि अरे नहीं, पापा के साथ सब्जी खरीद रहा हूँ। और फिर अगले ही पल शुभ की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने हल्का सा पलट कर देखा तो स्कूटी अभी दूर जा चुकी थी, और लेकिन उसे भी समझ आ गया था कि दिशा ने उसे उसके पापा के साथ देख लिया है, मतलब सब्जी वाले पापा के साथ देख लिया है। अब तो शुभ के चेहरे के रंग एकदम से उड़ गए थे। वो भी अब अपने फ़ोन को देख रहा था कि अब वो क्या करे। इतने में ही दिशा का मैसेज फिर से आता है कि तुम्हारे पापा तो बिल्कुल अंकल जैसे दिखते हैं। अब तो शुभ को हार्ट अटैक आते आते बचा था। कुछ सोचकर उसने भी जल्दी से रिप्लाई कर दिया कि हाँ, वो पापा और मेरे सगे पापा जुड़वा भाई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किट्टू अपने फ़ोन को लेकर कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वो बार बार फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसने रुद्र को बहुत सारे मैसेज कर दिए थे, लेकिन रुद्र ने उसके मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं किया था। किट्टू खुद से बोलती है कि अरे, ये क्या बात हुई है, खुद ही गुस्सा करके गए और खुद ही अब गुस्सा होकर भी बैठ गए हैं। मैं भी बात नहीं करूंगी, अब इनसे देख लेना। इतना कहकर उसने भी गुस्से में फ़ोन को बेड पर फेंक दिया। और तभी संध्या की आवाज़ आती है कि किट्टू बेटा, एक बार नीचे आना ज़रा। किट्टू भी अपने कमरे से निकलकर जल्दी से नीचे की तरफ चली गई थी और उसके जाते ही किट्टू का फ़ोन फिर से रिंग करने लगा था। रुद्र का फ़ोन आ रहा था किट्टू के फ़ोन पर, लेकिन किट्टू तो कमरे से निकल गई थी। संध्या और किट्टू दोनों ही सिटिंग एरिया में बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। संध्या भी किट्टू की तरफ ही देखे जा रही थी, जिसका चेहरा अभी पूरी तरह से उतर गया था। वो बोलती है कि क्या हुआ है, रुद्र से बात नहीं हुई क्या। किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो संध्या इससे आगे कुछ पूछती उससे पहले ही संजय, निहाल और शुभ तीनों ही घर के अंदर आ चुके थे। संजय ने हाथ में पकड़ा हुआ सब्जी का थैला संध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये लो, आज शिमला मिर्च बना देना। संध्या बोलती है कि ये क्या हालत बना रखी है आपने, ये कमीज कैसे फट गई आपकी और कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। संजय बोलता है कि आज फैक्ट्री क्या था, वो जो नई मशीन मंगवाई थी मैंने, उसमें कुछ खराबी आ गई थी। उस मशीन को देखने गया था और आते हुए दरवाजे में कमीज फट गई। संध्या बोलती है कि चोट तो नहीं लगी आपको। संजय ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, तुम प्लीज़ लोहे की कढ़ाई में आज शिमला मिर्च की सब्जी बना दो कि ना। संध्या ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वो किट्टू के साथ किचन में चली गई। और संजय भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गया था। और तभी शुभ ने देखा तो दिशा ने भी स्कूटी गार्डन में आकर रोकी। उसके पीछे नव्या बैठी हुई थी। शुभ ने एक बार दिशा की तरफ देखा और फिर एक बार अपने पापा की तरफ देखा। वो संजय से बोलता है कि पापा, आप नहा लीजिए ना जाकर, देखिए ना कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं आपके। संजय ने भी अपना चश्मा थोड़ा सा ठीक किया और फिर शुभ की तरफ देखकर बोलता है कि अब तू मुझे बताएगा कि मुझे किस वक्त नहाना है और किस वक्त नहीं नहाना है। शुभ बोलता है कि अरे पापा, वो नव्या आई है ना और आप ऐसे बैठे हो, अच्छा नहीं लगता है ना। तो संजय बोलता है कि क्या अच्छा नहीं लगता है, मैं तो ऐसे ही बैठा रहूँगा, तुझे जो करना है कर ले। तो वहीं ये सुनकर कि नव्या आई है, निहाल तो वहाँ से उठकर जल्दी से बाहर गार्डन में चला गया था। और शुभ को टेंशन हो गई थी कि अगर दिशा ने संजय को ऐसे देख लिया तो फिर उसका झूठ तो अभी के अभी ही पकड़ जाएगा। वो कुछ सोचकर संजय की बाजू पकड़कर बोलता है कि अरे पापा प्लीज़ चलिए ना, आज आपको मैं नहलाता हूँ अपने हाथों से। संजय हैरानी भरे भाव से शुभ की तरफ देख रहा था। तो शुभ भी अपने पापा को खींचता हुआ कमरे में लेकर आ गया था। संजय बोलता है कि ये क्या कर रहा है। तो शुभ बोलता है कि अरे पापा, बस ये समझ लो कि आपकी बहू को पटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, बाकी बातें बाद में कर लेना। आप जल्दी से नहा लीजिए प्लीज़ पापा, प्लीज़। संजय अभी आगे कुछ कहता उससे पहले ही शुभ हवा की तरह वहाँ से चला गया था। और फिर संजय भी वॉशरूम में चला गया था नहाने के लिए। हालांकि उसे शुभ की बातें समझ नहीं आ रही थी, उसके ऊपर से पूरी तरह से निकल रही थी, इसीलिए वो भी शुभ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे रात के समय सभी लोग डिनर कर रहे थे। शुभ दिशा की तरफ ही देखे जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि दिशा उससे कुछ भी उसके पापा के बारे में पूछ ले, लेकिन दिशा तो इंतज़ार कर ही रही थी कि कब डिनर ख़त्म हो जाए और कब वो शुभ से उसके पापा के बारे में जाकर बात करेगी।
तो वहीं संजय भी खाना खाते हुए बोलता है कि तुमने निहाल और नव्या को बाहर जाने के लिए परमिशन क्यों दे दी, वो भी इतनी रात को। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई संध्या तुम्हारी। तो संध्या भी संजय की तरफ देखकर बोलती है कि क्यों, क्या हो गया है। दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। ये बात किसी से छुपी थोड़ी ना है। जो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है उन दोनों के लिए, संजय बोलता है कि तो फिर सीधा जाकर सुरेश जी से बात कर लो ना, दोनों की ही शादी कर देते हैं। संध्या ने कहा कि नव्या अभी अपने बिजनेस पर ध्यान लगाना चाहती है, अभी वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है और बाद में शादी करना चाहती है। संजय बोलता है कि बिजनेस में ध्यान हो यहाँ से भी लगा सकती है। इस तरह दोनों का घूमना फिरना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है संध्या। अगली बार उन्हें कहीं भी जाने की परमिशन मत देना बिल्कुल भी। संध्या बोलती है कि अरे संजय कैसी बातें करते हो आप, पूछ ही के तो गए हैं दोनों, बिना पूछे जाएंगे तो फिर हम क्या कर लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जवान बच्चे हो गए हैं अब। संजय बोलता है कि तब की बात अलग होगी, लेकिन ऐसे मिलना जुलना कुछ भी सही नहीं लगता है, बिल्कुल भी गलत बात है ये। तुम सुरेश जी से बात करो और फिर दोनों की शादी की डेट फिक्स करवाओ। शुभ को भी अपने मम्मी पापा की आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो तो बस जल्दी से खाना खाकर उठ गया और बोलता है कि मॉम बस मेरा तो हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, आप लोग आराम से लड़ाई करो, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर वो भी हवा की तरह वहाँ से भाग गया। उसे आखिर आगे की प्लानिंग भी तो करनी थी कि उसने इतना बड़ा झूठ तो बोल दिया है दिशा से, और वो अब अपने कमरे में आकर बेड पर आराम से लेटा ही था कि तभी दिशा ने भी दरवाजे को खटखटाते हुए धीरे से कहा कि शुभ, शुभ तुम सो गए हो क्या। अब तो शुभ के दिल में एकदम से थे तार बज गए थे, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वैसे तो वो दिशा के साथ वक्त बिताना चाहता था, ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, चाहे उसने झूठ ही कितना बड़ा बोला हो। लेकिन दिशा खुद से उसके पास आती थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो भी जल्दी से बेड से नीचे उतरा और उसने भी जाकर दरवाजे को खोला और मुस्कुरा कर दिशा से पूछा कि नहीं सोया तो नहीं हूँ, आओ ना जल्दी से अंदर आ जाओ। दिशा बोलती है कि नहीं कमरे में नहीं आना है, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है, छत पर आ जाओ ना प्लीज़, थोड़ी देर बात करते हैं। शुभ बहुत ही अच्छे से जानता था कि दिशा को अभी उससे क्या बात करनी है। आखिरकार शुभ ने भी खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया और फिर वो अपने झूठ को बोलने के लिए तैयार कर रहा था। और फिर अगले 10 मिनट में दोनों ही घर की छत पर इधर उधर टहल रहे थे। दिशा बोलती है कि सच में तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर तुम्हारे पापा के भाई ही हैं क्या। शुभ बोलता है कि हाँ मेरे पापा संजय पापा के भाई हैं। दिशा बोलती है कि क्या नाम है तुम्हारे पापा का, मेरा मतलब है कि बायोलॉजिकल पापा का। शुभ बोलता है कि गंजे। तो दिशा बहुत ही ज़्यादा हैरानी से शुभ की तरफ देखती है, तो शुभ भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलता हुआ बोलता है कि हाँ दोनों ही भाई गांव में रहते थे और गांव में तो ऐसे ही नाम रखते हैं ना पहले, एक को संजय और एक का गंजे। दिशा बहुत ही हैरानी से बोलती है कि बहुत ही अजीब सा नाम है तुम्हारे पापा का। शुभ बोलता है कि गांव में ऐसे ही नाम रखते हैं, पहले मेरे गंजे पापा के सिर पर बाल नहीं थे ना, तो फिर सब लोग उन्हें गंजा गंजा कहते थे, तो उनका नाम भी गंजा ही पड़ गया था। दिशा बोलती है कि अच्छा ठीक है, संजय अंकल और गंजे अंकल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं क्या। वो बोलता है कि दोनों ही एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखकर भी खुश नहीं होते हैं। दिशा मासूमियत से बोलती है कि ये तो गलत बात है ना, तुम चारों ही भाइयों में कितना ज़्यादा प्यार है और अंकल के एक ही भाई हैं, उन्हें भी अंकल पसंद नहीं करते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। शुभ बोलता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो दिशा, ये सब कुछ तो लाइफ में चलता रहता है, तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। शुभ बात को पलटना चाहता था ताकि दिशा उससे और ज़्यादा झूठ ना बुलवाए, लेकिन दिशा भी अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ी थी। वो भी बस गंजे के बारे में सारी बातें जानना चाहती थी। वो बोलती है कि पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे गंजे अंकल से कब मिलवाओगे। शुभ को तो एकदम से हंसी आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा हंसी, लेकिन वो हंसकर दिशा की नज़रों में शक पैदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है कि क्या करोगी मेरे पापा से मिलकर, तुम नहीं समझा सकते हैं हम उन्हें, उन्होंने मुझे भेज दिया है। तो दिशा भी बोलती है कि एक बार मिलवा दो ना, देखो तुम मुझे गंजे अंकल से मिलवा दोगे ना, वरना मैं संजय अंकल से जाकर खुद ही पूछ लूँगी कि वो गंजे अंकल से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं, उन्हें वो क्यों पसंद नहीं करते हैं। शुभ बोलता है कि अरे पापा से कुछ भी मत पूछना, तुम प्लीज़ हाथ जोड़कर कह रहा हूँ तुमसे, कुछ भी मत पूछना वरना मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, वादा करो कि तुम पापा से कुछ भी नहीं पूछोगी। दिशा बोलती है कि हाँ नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे गंजे अंकल से मिलवा दोगे ना तुम, तब नहीं पूछूंगी। तो
तो शुभ बोलता है कि हाँ हाँ मिलवा दूंगा, लेकिन तुम पापा से कुछ भी मत पूछना, ठीक है? वरना खामखा घर में बहुत ही ज़्यादा कलेश हो जाएगा, और अगर तुमने पापा से कुछ भी पूछा ना तो फिर मेरी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारे साथ। दिशा बोलती है कि अच्छा ठीक है, नहीं पूछूंगी, लेकिन तुम मुझे पक्का मिलवा दोगे ना? शुभ ने गर्दन हाँ में हिला दी, और कुछ देर दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं और फिर खुद ही छत से नीचे आ गए थे। निहाल और नव्या दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। निहाल का पूरा ध्यान अभी खाना खाने में लगा हुआ था और नव्या का ध्यान निहाल में लगा हुआ था। वो जानती थी कि निहाल कुछ मामलों में बहुत ही ज़्यादा सीधा है, और इसीलिए वो अब निहाल को बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती थी। खाना खाते हुए भी निहाल ने नव्या की तरफ देखकर कहा कि अच्छा, तुम नहीं खाओगी क्या? मुझे ही देखती रहोगी? नव्या ने मुस्कुरा कर कहा कि अरे खाऊंगी ना। इतना कहकर वो भी खाना खाने लगती है तो निहाल बोलता है कि अच्छा, अब ये बताओ कि शादी का क्या ख्याल है तुम्हारा? नव्या बोलती है कि अभी तो 2 साल नहीं करनी है मुझे शादी। निहाल बोलता है कि क्यों, कर लूँ ना यार शादी, ये डेट का चक्कर ही नहीं रहेगा फिर। आज तो हमें आने की परमिशन दे भी दी है मम्मी ने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आगे से अब हमें ऐसी कोई भी परमिशन मिलने वाली है। शादी कर लेते हैं ना यार प्लीज़, घर में ही तो रहेंगे साथ में। नव्या बोलती है कि यार शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ मैं। 2 साल के बाद शादी कर लेंगे ना, वैसे भी मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है। निहाल बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हारे बिजनेस के बीच में आ कौन रहा है? तुम प्रताप हाउस में भी तो रहकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकती हो ना, बल्कि वहाँ तो किट्टू या दिशा भी तुम्हारी हेल्प कर देंगी। साथ में करोगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। नव्या बोलती है कि अरे तुम नहीं समझोगी, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ अभी। निहाल इस बार थोड़ा सा सीरियस हो गया था। वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम क्या ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गेम 2 साल तक खेलोगी मेरे साथ, और 2 साल बाद तुमने मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? नव्या बोलती है कि निहाल, ये कैसी बातें करते हो? तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी भला? निहाल बोलता है कि देखा है मैंने लड़कियों को, लड़कों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती हैं और फिर उन्हें छोड़ देती हैं। देखो नव्या, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ मामलों में ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कुछ मामलों में, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी तक कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, और जो गिफ्ट दिया है वो भी तुम्हें पसंद नहीं आया है। हो सकता है आगे भी मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही कुछ कर दूँ, या फिर तुम्हें फीलिंग आने लगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं हूँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करता नहीं हूँ और फिर तुम मुझे छोड़ दो हमेशा के लिए। नव्या, मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ, शादी कर लेते हैं ना प्लीज़। मैं 2 साल तक वेट नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता हूँ। नव्या भी अब सीरियस हो गई थी। वो बोलती है कि मैंने अपना बिजनेस अभी शुरू किया है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती हूँ। निहाल बोलता है कि नव्या, तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे घर में रहोगी तो अपना बिजनेस और भी ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती हो तुम। वहाँ तो तुम्हारी मम्मी भी हेल्प कर देंगी, दिशा है ना, किट्टू भाभी हैं, वो सब तुम्हारी हेल्प करेंगी, और अवनी भाभी भी तो है। नव्या बोलती है कि प्लीज़ निहाल, एक बात सुन लो तुम, 2 साल से पहले मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। निहाल भी अब उठ गया था और बोला कि अगर तुम 2 साल से पहले शादी नहीं करोगी तो फिर अब हम 2 साल बाद ही मिलेंगे। मैं इतना खाली नहीं बैठा हूँ कि पूरा दिन तुमसे फ़ोन पर चैट करता रहूँ, या फिर बात करता रहूँ, या फिर तुम्हारे आगे पीछे आकर ऐसे ही घूमता रहूँ, या तुमसे 2 साल तक मिलना जुलना करूँ। तुम कभी खुद से मैसेज करती हो और फिर खुद से कभी फ़ोन करती हो क्या मेरे पास? नहीं ना, तो मैं ही तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ। उसके बाद भी तुम मुझे 2 साल तक वेट करने के लिए कह रही हो। मैं नहीं कर सकता हूँ 2 साल का वेट। 2 साल बाद शादी करनी है तो फिर आज से ही 2 साल के बाद ही बात करेंगे हम दोनों ही। इतना कहकर निहाल ने भी वेटर को बुलाया और फिर थोड़ी देर में वेटर वहाँ पर आ जाता है। निहाल ने पेमेंट कर दी और फिर बोलता है कि जल्दी से फिनिश करो, फिर घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। नव्या भी सिचुएशन को ज़्यादा खींचना नहीं चाहती थी। वो भी चुपचाप से खाना खाने लगती है, लेकिन उसे अब निहाल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों ही गाड़ी में आकर बैठ गए थे। निहाल ड्राइव कर रहा था और नव्या, जो कि मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देख रही थी। निहाल ने भी अपने गुस्से को साइड में रखा और फिर एक बार फिर से नव्या को समझाते हुए कहा कि नव्या, 2 साल बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 साल का कर लेते हैं ना शादी। नव्या थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि मैं 2 साल से पहले शादी नहीं करूँगी तो मतलब नहीं करूँगी। निहाल को भी अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने भी गाड़ी का गियर चेंज किया और फिर गाड़ी की स्पीड बहुत ही तेज़ बढ़ा दी, और फिर गाड़ी ओबरॉय हाउस के बाहर आकर रुकी, और नव्या को देखकर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तो ठीक है फिर, आज से 2 साल तक मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा, ना ही तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, ना ही तुम्हें कुछ बताऊँगा। नव्या भी गुस्से में निहाल की तरफ घूरकर देख रही थी और फिर वो भी उतर कर गुस्से से घर के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होने वाला है आगे कहानी में, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ इसे देखते रहिए। दर्द से मोहब्बत, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।